Okay guys, now we are going to start fourth exercise. Fourth exercise based है measure of central tendency. तो सबसे पहले तो central tendency क्या होता है? There will be three central tendency that we will be studying under this exercise. First is mean, second is median, third is mode. Mean, median, mode. और central tendency का मतलब क्या है? Central tendency का मतलब है कोई एक ऐसी वैल्यू जो आपके कंप्लीट डेटा को सिंगल रिप्रेजेंट करे। अलग अलग तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। तो जो मीन है, जिसको जनरली एवरेज भी कहा जाता है, ये तो बहुत कॉमन है और अपन ने पहले भी यूज़ कर रखी है। तो मीन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, बट ऐसा नहीं है कि मीन ही एक सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन के अलावा भी सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। क्या है? मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, मोड भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से या फिर अलग अलग डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करेंगे। तो लेट्स सी। देखिए यहाँ पे आपको स्कोर्स दिए हुए हैं, मैरी एंड हरी का। 5 क्वेश्चंस थे एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में किसने कितना स्कोर किया वो यहाँ पे गिवन है। ये ऊपर वाला मैरी का स्कोर है, नीचे हरी का स्कोर है। तो इस डेटा को देख के क्या आप बता सकते हैं कि हु परफॉर्म बेटर, किसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया? तो किसने बेटर परफॉर्म किया ये निकालने के लिए दोनों ने क्या किया, अपने एवरेज मार्क्स निकाले। तो एवरेज मार्क कैसे निकालते हैं? टोटल जो भी मार्क्स हैं उन सबको ऐड किया जाता है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस थे, तो 5 डेटा यानी 5 से डिवाइड किया। तो मैरी का टोटल था 42 एंड हरी का टोटल था 41। दोनों को 5 से डिवाइड किया तो मैरी का जो एवरेज स्कोर था वो 8.4 और हरी का जो एवरेज स्कोर था वो 8.2। तो मैरी ने क्लेम किया कि मैंने बेटर परफॉर्म किया है हरी से, बट हरी ने एग्री नहीं किया। अब क्यों नहीं एग्री किया? तो देखिए, उसके लिए क्या किया, दोनों ने अपने मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और जब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो देखिए, ये तो मैरी का स्कोर असेंडिंग ऑर्डर में, ये हरी का स्कोर असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब डेटा इस तरह से अरेंज हो गया तो दोनों की मिडल वैल्यूज़ ली गई। तो देखिए 5 क्वेश्चंस थे, यानी यहाँ पे ये मिडल है, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है। तो मैरी का मिडल ये है और हरी का मिडल ये है। तो दोनों का मिडल स्कोर लिया गया। तो क्या देखा गया, हरी का जो मिडल स्कोर था वो बेटर था मैरी के मिडल स्कोर से। तो हरी ने क्या बोला कि सी, आई एम द बेटर परफॉर्मर बिकॉज माई मिडल स्कोर इज़ बेटर। तो मैरी इससे एग्री नहीं हुई। तो जब मैरी एग्री नहीं हुई तो हरी ने बोला कि एक और स्ट्रेटेजी ट्राई करते हैं। मैरी को कन्विंस करने के लिए हरी ने क्या किया, एक और स्ट्रेटेजी अपनाई। और वो स्ट्रेटेजी क्या थी? उसने बोला, मैंने 3 क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चंस में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है और तुमने जो है सिर्फ एक क्वेश्चन में 10 स्कोर किया है, यानी फुल मार्क्स सिर्फ एक क्वेश्चन में स्कोर किए, मैंने 3 क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर किए। तो इसके कारण भी मैं बेटर परफॉर्मर हूँ। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रेटजी के थ्रू दोनों अपने आप को कंपेयर कर रहे थे। मैरी अपने आप को बेटर बता रही थी, हरी अपने आप को बेटर बता रहा था। तो ये जो भी प्रोसेस था, जो अलग अलग स्ट्रेटजीज वो यूज़ कर रहे थे, वही है सेंट्रल टेंडेंसीज। यानी वो अपने टोटल मार्क्स को किसी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। पहले तो एवरेज वैल्यू जो निकाली तो उस एवरेज वैल्यू से अपने टोटल मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर मिडिल वैल्यू निकाली तो उससे अपने टोटल मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कंपेयर कर रहे थे एक दूसरे को। और फिर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू अवेलेबल थी या फिर हाईएस्ट मार्क्स जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किए थे उसके थ्रू। तो ये जो तीनों जो चीज़ें थी, फर्स्ट तो आपको मालूम है मीन या फिर एवरेज। सेकंड होता है मीडियन। मीडियन में क्या होता है, जो भी डेटा होता है उसकी सेंट्रल वैल्यू ली जाती है। तो सेकंड वाले केस में उन्होंने वही किया था। और लास्ट थर्ड क्या होता है, मोड। मोड के अंदर क्या किया जाता है, जो भी डेटा सबसे ज़्यादा अकर होता है वो लिया जाता है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मीन, मीडियन एंड मोड का। अब आगे डिटेल में इसको और भी अपन पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर अभी मन में कुछ डाउट्स हैं तो धीरे धीरे वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। बट एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मीन, मोड, मीडियन मेरी 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 पिक करते हैं। 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community. तो 5% से डेटा कलेक्ट किया गया कि आप एक वीक में कितने आवर्स सोशल वर्क करते हैं। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। तो आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं अपन, जो भी आपको डेटा गिवन होता है उसका सम करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा या फिर टोटल ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला होता है मीन का। और मीन को जनरली एक्स बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मीन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हर एक वैल्यू को सम करना है और टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देना है। तो देखिए
x1 x2 x3 x4 x5, ये क्या है, आवर्स है डिवोटेड बाय ईच पर्सन। फर्स्ट पर्सन ने कितने आवर डिवोट किए, 10 आवर्स, सेकंड ने 7, थर्ड ने 13, लाइक दिस। तो ये जो भी डेटा था उनका सम किया, सम आया 65 और 65 को 5 से डिवाइड किया तो 13। तो मीन टाइम जो था 5 पीपल का वो कितना था, 13 आवर्स इन अ वीक। ओके, अब मैं आपको एक नए सिंबल से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। इट्स अ ग्रीक सिंबल और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिग्मा। और सिग्मा जनरली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये साइन जो होता है वो सिग्मा का साइन होता है। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, किस लिए यूज होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, ऊपर वाले केस में मेरे को 5 डेटा का सम करना था, तो मुझे x1 x2 x3 x4 x5 इस तरह से प्लस करके लिखना पड़ा। क्योंकि डेटा सिर्फ 5 थे तो मैं लिख पाया। अब अगर डेटा और ज़्यादा होते तो ये स्ट्रिंग और भी ज़्यादा लंबी हो जाती। लेट्स सपोज कि मेरे पास 30 स्टूडेंट्स का या फिर 30 पर्सनस का डेटा होता, तो इस तरह से मुझे लिखना पड़ता है x1 x2 x3 डॉट 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 x30। स्टिल इट्स अ लॉन्ग स्ट्रिंग। तो इसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से किस तरह से लिखा जा सकता है, उसके लिए यूज़ होता है सिग्मा का साइन। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं, तो देखिए, आप सिग्मा का साइन कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे, बट इस पोर्शन को रीड कैसे करेंगे। देखिए, सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन ऑफ डेटा। तो ये जो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप कैसे रीड करेंगे, द सम ऑफ एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 30। यानी आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं एक्स आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके 30 तक। यानी आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, लाइक दिस 30 तक जाएगी। और जहाँ तक भी जाएगी वो जो कुछ भी है उन सबका मैं सम करूँगा। तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो मुझे x1 मिलेगा, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो मुझे x2 मिलेगा, आई की वैल्यू जब 3 होगी तो मुझे x3 मिलेगा। तो इस तरह से आई की वैल्यू 30 तक जाएगी। तो आई की वैल्यू जब 30 होगी तो मुझे x30 मिलेगा। और जो जो मुझे नंबर्स मिलेंगे आई की वैल्यू अलग अलग रिप्लेस करने पे, उन सबका मैं सम कर लूँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, द सम ऑफ एक्स आई, यानी एक्स आई का सम कब, जब आई वेरी कर रहा है 1 to 30। तो नीचे तो जहाँ से आई की वैल्यू स्टार्ट होती है वो आता है, और आई की वैल्यू कहाँ तक जाती है वो ऊपर आता है। तो अब अगर मुझे लिखना है कि x1 x2 x3 लाइक दिस x30, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, द सम ऑफ एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 30 डिवाइड बाय 30। क्यों, नंबर ऑफ डेटा, क्योंकि टोटल मैं 30 डेटा का सम कर रहा हूँ। तो ऊपर क्या है, उन 30 डेटा का सम है, और नीचे क्या है, वो 30 डेटा से डिवाइड कर रहे हैं अपन। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मीन मिलेगा, यानी एक्स बार। मीन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 30 की जगह एन रख दिया। क्यों, क्योंकि जो आई की वैल्यू अब वेरी कर रही है वो 1 से लेके एन तक वेरी कर रही है। तो एन तक वेरी कर रही है मतलब टोटल एन डेटा का सम है। तो एन डेटा का सम है इसलिए एन से डिवाइड किया। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया मीन का, और एन क्या है, मेरा नंबर ऑफ डेटा। ओके, अब देखिए एग्जांपल नंबर 11, और इसमें यूज़ करते हैं अपन सिग्मा का साइन भी। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल गिवन इन एग्जांपल 2। तो ये देखिए एग्जांपल 2, यहाँ पे मुझे 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, ये वो मार्क्स हैं, इनका मुझे मीन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करूँगा और फिर डिवाइड बाय 30 कर दूँगा। तो वहाँ पे मुझे एग्जांपल 2 का डेटा यूज़ करना है। तो देखिए, मीन का मतलब होता है मैंने उन 30 डेटा को ऐड किया। तो ये x1 x2 x3 अप टू x30, इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे जो भी वो 30 डेटा थे उनका सम कर दिया। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 1779। इस 1779 यानी सम ऑफ डेटा को मैंने 30 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो मुझे मिला 59.3। तो ये हो गया मेरा मीन, एक्स बार इक्वल्स टू 59.3। अब देखिए, अपन ने मीन तो निकाल लिया, बट ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इसको थोड़ा सा बेटर और थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है। कैसे, ये जो डेटा है ये मेरे पास रॉ फॉर्मेट में है, या फिर ऐसे बोलिए कि अनग्रुप्ड है। तो मैं इसको ग्रुपिंग कर सकता हूँ। ग्रुपिंग कैसे कर सकता हूँ, देखिए 10 मार्क्स जो हैं वो एक स्टूडेंट के आए हैं, 20 मार्क्स आप देखेंगे वो भी एक स्टूडेंट के आए हैं। बट अगर आप 36 मार्क्स देखेंगे, देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी 3 स्टूडेंट्स के 36 मार्क्स हैं। उसी तरीके से 40 मार्क्स आप देखिए, एक यहाँ पे है,
एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 मार्क्स आए हैं। तो मैं इनको इस तरह से ग्रुपिंग करूँगा और एक टेबल बना लूँगा। तो देखिए 10 मार्क्स मेरे एक स्टूडेंट के हैं, 20 मार्क्स एक स्टूडेंट के हैं, 36 मार्क्स मैंने देखे थे 3 स्टूडेंट्स के थे, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के थे। तो लाइक दिस मैंने पूरे डेटा को इस तरह से इस टेबल में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने टोटल 30 स्टूडेंट्स का डेटा कन्वर्ट कर लिया इस टेबल में, और इन सबको अगर आप सम करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई लिखा हुआ है, तो इसको अपन कैसे रीड करेंगे, द सम ऑफ एफ आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 13। यानी ये जो डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 13 रोज हैं, यानी हर एक रो को मैंने ऐड किया है, तो इसलिए आई वेरीज फ्रॉम 1 to 13। एफ आई क्या है, ये पूरा का पूरा जो कॉलम है ये एफ आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ आई बोला गया है। अब ये एफ आई एक्स आई क्या है, एफ आई एक्स आई को समझिए। देखिए 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, फिर 36 इंटू 3 108। 36 इंटू 3 का मतलब क्या है, 3 स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स को सम कर लिया, क्योंकि 36 प्लस 36 प्लस 36 करूँगा, 3 बार सम करूँ या इंटू 3 कर दूँ एक ही बात है। उसी तरीके से 40 इंटू 4 इक्वल्स टू 160। तो 40 को मैं 4 टाइम्स ऐड करूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के मुझे मार्क्स ऐड करने हैं, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 इस तरह से करूँ, या फिर 40 इंटू 4 कर लूँ, एक ही बात है। तो इस तरह से मैंने एफ आई एक्स आई निकाला। तो जब ये एफ आई एक्स आई आ गया, दैट मीन्स ये सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो इनको जब मैं सम करूँगा तो मुझे मिलेगा 1779। तो पहले जब मैंने सब 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स सम किए थे तब भी मुझे यही मिला था, और इस तरह से उस डेटा को, सेम डेटा को मैंने टेबल में कन्वर्ट किया और सम किया तो भी मुझे यही आंसर मिला है। बट यहाँ पे देखिए जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो 13 रो तक ही वेरी कर रहा है, यानी इन 13 नंबर्स का ही मुझे सम करना है, तो मेरा काम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। तो अब देखिए इस वाले पोर्शन को कैसे रीड करेंगे, सम ऑफ एफ आई एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 13, यानी ऊपर ये जो 13 रोज हैं इनका सम क्या है 1779। तो ये तो सम ऑफ मार्क्स है और ये नंबर ऑफ डेटा है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो सम ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दूंगा तो मुझे मीन मिल जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया मीन का, सिग्मा एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अपने केस में n यहाँ पे क्या है 13 है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको डेटा को अरेंज करके इस तरह से टेबुलर फॉर्म में ग्रुप करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने पे तो वही आंसर आएगा, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, 1779 डिवाइड बाय 30 आपको वही वैल्यू देगा 59.3। तो मीन ऐसे निकालिए वैसे निकालिए, बट वो थोड़ा सा बेटर अप्रोच है जो कि अपन हायर क्लासेस में आगे वही वाली अप्रोच यूज़ किया करेंगे। तो अभी से आपको उसका आइडिया होना चाहिए, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं मीडियन को थोड़ा सा डिटेल में। मीडियन के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था आपको। मीडियन क्या होता है, किसी भी डेटा में जो सेंटर में जो वैल्यू अवेलेबल है उसे अपन मीडियन कहते हैं। बट मीडियन निकालते वक्त कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि आपका जो डेटा है वो अरेंज होना चाहिए आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो उसमें जो सेंटर में जो वैल्यू है वो है मेरा मीडियन। तो अब देखिए अगर डेटा मेरे पास ऑड है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेटा मेरे पास ऑड है 13 है, तो 13 का मीडियन निकालना इजी है। कैसे, 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मुझे मिलेगा 14 डिवाइड बाई 2 यानी 7। तो 7th पोजीशन पे जो भी डेटा होगा वो मेरा मीडियन होगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, ये 7th पोजीशन है, तो ये मेरा मीडियन हो गया। और मीडियन कैसे हो गया इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए मीडियन का मतलब सेंटर में जो वैल्यू है, सेंटर में मतलब इसके इस तरफ 6 वैल्यूज़ हैं, इसके इस तरफ 6 वैल्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली ये सेंटर में है। तो ऑड के केस में मीडियन निकालना थोड़ा सा इजी है। आपको जस्ट क्या करना है, जो भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ डेटा है उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो उस पोजीशन पे जो भी आपके पास वैल्यू अवेलेबल है वही आपका मीडियन है। बट इवन के केस में इशू आता है। इवन के केस में देखिए क्या इशू आता है, यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास 16 डेटा है, तो 16 में अगर मैं लेट्स सपोज इसको मीडियन बोलता हूँ, तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यूज़ है 7 वैल्यूज़ हैं, इसके राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यूज़ हैं 8 वैल्यूज़ हैं। तो 7 इधर 8 इधर, तो ये सेंटर पॉइंट नहीं है इसका मतलब। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके साइड वाले इसको मीडियन बोलता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 वैल्यूज़ हो गई लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 7 वैल्यूज़ हो गई, दैट मीन्स ये भी सेंटर पॉइंट नहीं है। तो इवन के केस में जब नंबर ऑफ डेटा मेरे पास इवन है तो मुझे 2 वैल्यूज़ पिक करनी पड़ती हैं।
उन दो वैल्यूज़ का एवरेज या फिर मीन वो होता है मेरा मीडियन। अब दो वैल्यूज़ अगर मैंने पिक कर ली तो अब आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में 7 वैल्यूज़ हैं, इसके राइट हैंड साइड में भी 7 वैल्यूज़ हैं। दैट मीन्स ये सेंटर पॉइंट है और इन दोनों का मुझे मीन निकालना है। मीन निकालना मतलब इन दोनों को ऐड करूँगा और डिवाइड बाय 2 कर दूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, इन दोनों का मीन आ जाएगा और वो मीन ही होगा मेरा मीडियन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। इन दोनों वैल्यूज़ का मैं मीन इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि जो मीडियन होता है वो सिंगल वैल्यू होती है, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने दो वैल्यूज सेलेक्ट करी हैं तो वो दोनों मीडियन नहीं हो सकते, तो इन दोनों का मैंने एवरेज कर दिया, तो वो जो वैल्यू आई वो है मेरा मीडियन। ऑड के केस में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटर में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। इवन के केस में सेंटर में दो वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। ओके, अब देखिए एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे आपको 9 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है, तो आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालते वक्त सबसे कॉमन गलती क्या होती है, लोग जो भी डेटा दिया होता है उसमें डायरेक्ट सेंटर वैल्यू निकाल देते हैं, जो कि गलत है। मैंने आपको क्या बताया था, डेटा आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप उसको अरेंज करेंगे और उसके बाद मीडियन निकालेंगे। देखिए मैंने ऊपर वाले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब 9 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो जो मेरा मीडियन होगा वो क्या होगा, मेरा 9+1 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 10/2 यानी 5। यानी फिफ्थ पोजीशन पे जो भी मेरे पास वैल्यू है वो मेरा मीडियन है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन में मेरे पास 149 है, तो ये मेरा मीडियन है। तो अब ये मेरा मीडियन कैसे है चेक भी कर लेते हैं। देखिए अगर 149 मीडियन है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 4 वैल्यूज़ हैं, राइट हैंड साइड में 4 वैल्यूज़ हैं, यानी सेंटर वैल्यू यही है और मीडियन क्या होता है, सेंटर वैल्यू। तो माई मीडियन इज़ 149। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। एक कबड्डी मैच है, उसमें जो स्कोरिंग है उसका आपको डेटा दिया हुआ है, अलग अलग मैच में क्या क्या स्कोर हुआ। तो सबसे पहले तो आप डेटा काउंट कीजिए, ये 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, यानी टोटल 16 डेटा है मेरे पास। 16 मेरा एक इवन नंबर है। तो इवन के केस में मीडियन निकालने का प्रोसेस अपन ने डिस्कस किया है। तो देखिए पहला काम, डेटा को अरेंज कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो गया। अब मुझे पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, 16 डेटा है तो 16 डिवाइड बाय 2 कीजिए, तो पोजीशन मिली आपको 8। तो 8th पोजीशन पे देखिए क्या है, 8th पोजीशन पे मेरे पास ये है। अब ये वाली पोजीशन प्लस इसकी एक नेक्स्ट पोजीशन, यानी 8th पोजीशन प्लस 1, तो देखिए 16 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 किया हुआ है यहाँ पे, यानी 8th एंड 9th पोजीशन। तो जो भी नंबर ऑफ डेटा है डिवाइड बाय 2 वो पोजीशन मिल गई और उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन। ये जो दोनों पोजीशन पे डेटा है ये देगा मुझे मीडियन। ये मीडियन नहीं है बट ये मुझे मीडियन देगा। अब ये मीडियन मुझे कैसे देगा, लेट्स सी। क्योंकि आप देखेंगे इन दो डेटा को अगर मैं मार्क कर लूँ तो इसके लेफ्ट हैंड साइड 7 है, 7 डेटा, और इसके राइट हैंड साइड भी 7 डेटा है, दैट मीन्स ये सेंटर में है। तो अब इन दोनों डेटा से मैं मीडियन कैसे निकालूंगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, यानी इन दो डेटा का मैंने एवरेज निकाल लिया। तो एवरेज आया मेरे पास 12, तो मेरा मीडियन क्या हो गया, मेरा मीडियन हो गया 12। तो दिस इज माय मीडियन। ओके, अब डिस्कस करते हैं मोड। मोड क्या होता है, पूरे डेटा में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा अवेलेबल है मेरे पास, वो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो डेटा है वो मेरा मोड होता है। तो मोड निकालने के लिए भी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, डेटा को अरेंज कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और देखिए सबसे ज़्यादा डेटा कौन सा आ रहा है, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो डेटा ही मेरा मोड है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, यहाँ पे मुझे मार्क्स दे रखे हैं 20 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10। तो इस डेटा को मैंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा डेटा आ रहा है वो मुझे चेक करना है। 4 मेरा 3 टाइम्स है, 7 मेरा 3 टाइम्स है, 9 मेरा 4 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा बार 9 आ रहा है 4 टाइम्स, उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं है। तो क्योंकि 9 मेरा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो मेरा मोड क्या हो गया, मेरा मोड हुआ 9। इट्स दैट ईजी। अब एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, कंसिडर ए स्मॉल यूनिट ऑफ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉयज़, अ सुपरवाइजर एंड 4 लेबर्स। तो 5 एम्प्लॉयज़ हैं, एक सुपरवाइजर है, 4 लेबर है। द लेबर ड्रॉज ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ ईच while the supervisor gets 50,000 per month. Calculate the mean median mode of the salaries of this unit
ऑफ द फैक्ट्री। तो मीन, मोड, मीडियन तीनों चीज़ें निकालनी है। तो मीन के लिए क्या करेंगे अपन, जो भी डेटा है वो सारा ऐड करेंगे और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सब का सम किया तो मुझे मिला 35। 35 डिवाइड बाई 5 मुझे मिला 7000। तो 7000 तो हो गया मेरा मीन। अब एक ही डेटा का मैंने मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, यानी तीनों सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है। तो अब नेक्स्ट देखिए, मीडियन और मोड निकालने के लिए मुझे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो टोटल 5 डेटा है। तो ऑड का केस है, तो मैं क्या करूँगा, 5 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी 6 डिवाइड बाई 2 मुझे देगा 3। तो थर्ड पोजीशन पे जो डेटा है वही मेरा मीडियन है। तो देखिए, इसके इस तरफ 2, इसके इस तरफ 2, तो सेंटर में यही है, तो मीडियन हो गया मेरा 5000। अब मॉड, मॉड क्या होता है, जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो आप देखेंगे 5000 ही है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो मॉड भी हो गया मेरा 5000। तो मेरा मॉड और मीडियन सेम है, मेरा एवरेज वैल्यू जो है या फिर मीन जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से मैंने तीनों सेंट्रल टेंडेंसी निकाल दी इस क्वेश्चन के लिए। तो अब क्वेश्चन जो उठेगा आगे दिमाग में वो ये उठ सकता है कि तीनों में से कौन सी बेटर है, कौन सी यूज़ करें, कौन सी कब यूज़ करनी चाहिए, कब यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो आप देखेंगे ये जो 7000 है वो डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। देखेंगे आप ऊपर, ये डेटा है मेरा, क्या 7000 इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है? क्योंकि 7000 जो है वो ना 15000 के प्रॉपरली क्लोज है, ना 5000 के प्रॉपरली क्लोज है। तो जब डेटा में इस तरह से वेरिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है, एक बहुत कम है, एक बहुत ज़्यादा है, लाइक दिस, तो उस टाइम पे मीन एक बेटर सेंट्रल टेंडेंसी नहीं मानी जाती। तो ऐसे केस में मीडियन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और मॉड का एक अलग कंसेप्ट है और मॉड की एक अलग फंक्शनैलिटी, एक अलग टाइप का यूज़ है, ठीक है। तो वो भी अपन जब कोई क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ये सारे एग्जांपल्स फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.